लोग जाते थे, कार भी ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी ले लेते हैं, फ्रिज भी ले लेते हैं, मतलब सब कुछ लेने लग गए थे, वो भी लोन पे। चलो भाइयों, नकद की उम्मीद में ज्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। पिछले वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या असर रहा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब उन इम्पैक्ट से पूरा विश्व उबर रहा था, उसी टाइम पर जो महामंदी आ जाती है, उसकी वजह से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। ये महामंदी 1929 से शुरू होती है और 1930 के दशक तक लास्ट करती है। इस आर्थिक महामंदी के कारण लोग का रोजगार घट जाता है, आय का स्तर घट जाता है, कीमतें गिर जाती हैं, बहुत सारी भयानक दुर्दशा हो जाती है पूरे विश्व की। हालांकि इस महामंदी का असर हर क्षेत्र में अलग अलग रहा। कृषि क्षेत्र में इसका गहरा असर पड़ा, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में इसका असर उतना नहीं रहा। कुछ देशों पर इसका असर बहुत ज्यादा रहा, जबकि कुछ देशों पर इसका असर कम रहा। तो चलिए जानते हैं इस महामंदी का कारण, यानी इस ग्रेट डिप्रेशन का कारण। तो जो सबसे पहला कारण है वो है एग्रीकल्चरल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन, यानी कि जरूरत से ज्यादा कृषिगत फसलें जो हैं वो उगाई गई। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पूर्वी यूरोप विश्व युद्ध से पहले गेहूं उगाया करता था। जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध में बिजी हो गया, बाकी के 3 देश गेहूं उगाने लग गए। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस से आ गया और चारों कंट्रीज गेहूं उगाने लग गए। अब जब लोगों ने इतना गेहूं उगाया तो मार्केट में गेहूं बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बहुत गिर गई। जब प्राइसेस गिर गई तो इन उत्पादकों को लगा कि यार एक काम करते हैं, बहुत सारा उगा देते हैं, जब बहुत सारा सेल हो जाएगा तो कम से कम हमारा जो घाटा हुआ है वो तो मैनेज ही हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन प्राइसेस और ज्यादा गिर गई, इतनी ज्यादा गिर गई और ओवर प्रोडक्शन की वजह से इनका जो अनाज था वो पड़े पड़े कहीं सड़ने लग गया। तो ये तो था पहला कारण। बात करते हैं इसके दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये था कि 1920 में अमेरिका से लोन करवाना बहुत आसान था। तो उस टाइम पर बहुत सारे देश के लोगों ने उछल उछल कर अमेरिका से लोन लिया। लेकिन 1928 के आसपास जैसे ही अमेरिका को भनक पड़ती है इस महामंदी की, अमेरिका नकेल कस देता है, वो अपने लोन वापस लेना शुरू कर देता है। इस बात को आप इसी डाटा से समझ सकते हैं कि 1928 से 6 महीने पहले अमेरिका का पूरे विश्व में लगभग $1 बिलियन का लोन था, लेकिन 1929 आते आते ये श्रैंक होके केवल 1/4 बचता है। यानी कि अमेरिका ने लोन वसूलने में तेजी कर दी थी। अमेरिका के लोन वसूलने के रवैये से सभी देशों में असर तो पड़ा ही, लेकिन इसका असर यूरोप पर भी काफी ज्यादा पड़ा। यूरोप के बहुत से बैंक कोलैप्स कर जाते हैं, वहां के मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, और तो और वहां के एग्रीकल्चरल गुड्स, रॉ मटेरियल, इन सभी के प्राइसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं, जिसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अमेरिका ने एक और काम किया, उसने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। यानी कि अब अगर कोई देश उसे सामान बेचने जाएगा तो उसे दोगुना कर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूएसए के खुद के हाल की। यूएसए ने अपने घरेलू लोन जो भी बांटे थे, यानी खुद के देश के लोगों को जितने भी लोन दिए थे, उसे भी वसूलना शुरू कर दिया। आपको याद होगा 1920 में वहां के लोगों ने भर भर के लोन लिया था। लोग जाते थे, कार भी ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी ले लेते हैं, फ्रिज भी ले लेते हैं, मतलब सब कुछ लेने लग गए थे, वो भी लोन पे। लेकिन जब अमेरिका ने वसूल करना शुरू किया अपना कर्ज, तो लोग सड़क पे आ गए, बिजनेसेस ठप पड़ गए, उनके घर बार उजड़ गए। इस तरह का प्रभाव पड़ा अमेरिका में। और 1920 की जो झूठ मूठ की प्रॉस्पेरिटी दिख रही थी अमेरिका में, वो क्षण भर में धुएं की तरह छूमंतर हो गई। इस महामंदी के असर को दिखाते हुए एक डाटा भी यहां पर दिया गया है। आप देखेंगे कि 1929 में यूएसए की लगभग 4000 बैंकें जो है वो बंद हो गई। इसके अलावा 1929 से 32 के बीच में वहां की लगभग 1,10,000 कंपनीज जो है वो कोलैप्स कर गई। हालांकि धीरे धीरे इन सब बातों के बावजूद विश्व जो है वो रिकवर करना शुरू करता है और 1935 के लगभग माइल्ड रिकवरी जो है वो होने लग जाती है। तो ये तो देखा हमने महामंदी का यूएसए, यूरोप, इन सब पर प्रभाव। अब देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बात यह है कि 1920 तक ग्लोबलाइजेशन का वो स्तर आ चुका था जिसमें कि अगर किसी एक देश में छोटी सी दिक्कत आती थी तो उसका भी असर बाकी देशों पर देखने को मिलता था। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन या ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो डिप्रेशन जब आया तो भारत पर भी इसका असर देखने को मिला। अब क्या असर देखने को मिला, चलिए जानते हैं। पीछे हमने जाना था कि भारत जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और बदले में बना बनाया मटेरियल लेता था, तो उसका ये व्यापार था।
1928 से 34 तक उसका जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, यानी कि सारा ट्रेड वो हाफ हो गया। और जब पूरे विश्व में कीमतें गिरने शुरू हुई अलग अलग वस्तुओं की, तो भारत में भी गेहूं की कीमत 1928 से 34 के बीच में 50% गिर गई। अब आप देख रहे होंगे कि कीमतें कितनी ज्यादा हो गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स से जो रेवेन्यू वसूल करती थी उसमें थोड़ी भी कोताही नहीं बरती, थोड़ी भी कमी नहीं की, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। आप बंगाल के जूट उत्पादकों को ही देख लीजिए, वो जूट उगाते थे जिससे कि कारखाने में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। यहां पर दिख रहा होगा आपको, तो वो टाट की बोरियां बनाई जाती थी ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल हो। अब उन्होंने ये सोचा कि जब हम इसको उगाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी जब हम इसको बेचेंगे, लेकिन होता क्या है, उसकी प्राइसेस में 60% गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ और इनकी सारी की सारी पूंजी बर्बाद चली जाती है। इसी पर एक कविता लिखी हुई है आपकी किताब में, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में ज्यादा % तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। जो की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने जो गहने बनवाए हुए थे चांदी के सोने के उनको बेचना शुरू कर दिया। और इसी महामंदी के टाइम पर भारत ने सोने का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिस्ट कीन्स कहते हैं कि इसी सोने की वजह से पूरे विश्व को रिकवर करने में काफी मदद मिली। हालांकि ये बात जाहिर है कि उससे मदद मिली, लेकिन ज्यादा मदद ब्रिटेन को मिली बजाय भारत के। और इसी महामंदी के बीच में 1931 में गांधी जी शुरू कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस महामंदी का असर भारत पर रहा, लेकिन भारत के एक क्षेत्र पर ज्यादा नहीं रहा, वो था औद्योगिक क्षेत्र या शहरों में रहने वाले लोगों का क्षेत्र। क्योंकि प्राइसेस गिरने से उनको थोड़ा सा लाभ हो गया, उन्हें चीजें सस्ते में मिलने लग गई और उद्योग धंधा भी उनका चल गया, इन्वेस्टमेंट भी वो करने लग गए, यानी कि उस क्षेत्र को इस महामंदी ने ज्यादा नहीं छुआ। तो ये था कि पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का या महामंदी का क्या कारण था और इस ग्रेट डिप्रेशन ने भारत में कितनी तबाही मचाई। तो चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है। हमने शुरू किया था ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव से कि उसकी वजह से प्रोडक्शन भी गिर गया, एम्प्लॉयमेंट भी गिर गया, इनकम भी गिर गई, ट्रेड भी गिर गया, प्राइसेस भी गिरने लग गए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? कारण था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल गुड्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस गिर गए और उन्होंने फिर और ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया इस चक्कर में कि हमारा कम से कम जो घाटा हुआ है वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्राइसेस और गिर जाती हैं, जिसकी वजह से अनाज पड़े पड़े कहीं सड़ रहा होता है। फिर दूसरा कारण हमने ये देखा था कि यूएसए ने लोन वसूल करना शुरू कर दिया था और उसमें हमने ये देखा कि 1920 में इजी था यूएसए से लोन लेना, लेकिन 1928 तक यूएसए ने नकेल कस दी, लोन वापस लेने लग गया, जिसका प्रभाव किस पे पड़ा? यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। वहां के बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर गए, उसकी करेंसी की वैल्यू घट गई, एग्रीकल्चरल गुड्स, रॉ मटेरियल, इन सब के प्राइसेस में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई और यूएसए ने खुद को सेव करने के लिए अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। और फिर हमने देखा था यूएसए के खुद के देश में क्या प्रभाव पड़ा था। उसने अपने भी यहाँ के लोगों से कर्जा वसूल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के लोगों के घर तबाह हो गए, उसके बाद उनकी कंपनीज बंद हो गई। हमने देखा था 4000 बैंक बंद हो गए थे और 1,10,000 कंपनीज जो हैं वो भी खत्म हो गई थी। और फिर जाना था कि 1935 तक आते आते थोड़ी बहुत रिकवरी शुरू हो गई थी। इसके बाद हमने देखा इंडिया में इस डिप्रेशन का क्या असर रहा था। हमने ये देखा था कि सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो किसान वर्ग पर पड़ा था। इंपोर्ट जो था वो 1928 से 34 के बीच में कितना हो गया? हाफ हो गया। व्हीट के प्राइसेस 50% गिर गए थे। फिर हमने देखा जूट प्रोड्यूसर जो हैं वो किसी और उम्मीद में जूट उगाना शुरू करते हैं, लेकिन उनके जूट की कीमत में भी 60% गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो भी उम्मीद रहता है वो सब पर पानी फिर जाती है। दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग अपना गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं, ज्वेलरी बेचना शुरू कर देते हैं और भारत शुरू कर देता है गोल्ड का एक्सपोर्ट। और इसी में हमने देखा था कि कीन्स जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि भारत के गोल्ड ने बहुत ज्यादा मदद की थी विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से रिकवर करने में। फिर हमने ये देखा था कि इस डिप्रेशन का हमारे भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र था या शहरी क्षेत्र था उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, एग्रीकल्चरल क्षेत्र पर ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ उन सब की भरपाई के लिए या उसकी रिकवरी के लिए कौन से नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और कैसे नए ग्लोबल वर्ल्ड की शुरुआत होती है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।